लास्ट टाइम पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और इसके दो पार्ट्स। तो मैं यहाँ पर ए लिख रहा हूँ, आप अभी नोट कर लो, बस अभी नोट कर लो। डी वाई बाई डी एक्स के साथ अगर डी वाई गिवन होगा और वो क्यू के बराबर होगा तो ये हमारा पहला लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, ये फर्स्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। और एक और टाइप है, ये पहले नोट करो। आपको हाँ जी, कर ले नोट सबने। पहले भी बताओ कि वेरिएबल सेपरेबल की पहचान करते हैं, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? सीधा सीधा क्वेश्चन वेरिएबल सेपरेबल का जब अलग अलग हो जाएगा, आपको याद है ना कि हर बार क्वेश्चन में डी वाई बाई डी एक्स निकालना और डी वाई बाई डी एक्स निकालने के बाद इन दोनों को अलग अलग कर देना। डी वाई अपनी जगह पर टिका रहेगा, कौन चला जाएगा? यहां से डीएक्स चला जाएगा यहाँ, और जब डीएक्स को भेज दोगे तो उसके बाद कौन पसंद नहीं आएगा उसे? वाई वाली टर्म। तो आप यहाँ पर y वाली टर्म को y के साथ भेजोगे, x वाली टर्म dx के साथ होगी और अलग अलग करके इंटीग्रेट हो जाएगा। इसको कहेंगे वेरिएबल सेपरेट। फिर यहाँ पर जैसे एग्जांपल, अगर मान लो क्वेश्चन आता है dy बाई dx इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ऐसा क्वेश्चन आता है, क्या करोगे आप? पहले तो इन दोनों को अलग अलग करना होगा, dy और dx को अलग करना होगा। बताओ जरा, अलग करने के लिए कौन कहाँ शिफ्ट होगा? dx यहाँ शिफ्ट होगा, ये लो कर दिया। अब dx वाले को ये वाला ब्रैकेट नहीं पसंद आएगा, वाई स्क्वायर वाला ब्रैकेट पसंद नहीं आएगा, वो कहाँ भेज देगा इसको? इसे भेजेगा dy के पास। और जब दोनों टर्म्स अलग अलग हो जाए, यानी dy अलग हो जाए, dx अलग हो जाए, तो आपको दोनों पार्ट्स को क्या कर देना है यहाँ पर? नाम क्या इसका? वेरिएबल सेपरेबल। मतलब आप देख रहे हो कि जितने वेरिएबल एक्स और वाई गिवन थे वो दोनों अलग अलग हो गए, सेपरेट हो गए और उसके बाद इंटीग्रेट हो गया आसान तरीका से। क्लियर यहाँ पर? फिर हमने इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सॉल्व किया, इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सॉल्व किया, जिसे नाम दिया होमोजेनियस। होमोजेनियस में अलजेब्रा की पहचान ये होती है कि आप पावर चेक करो, अगर सारे के सारे टर्म्स की पावर एक जैसी है तो उसे क्या बोला जाएगा? इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 2 है, और इसे अगर मल्टीप्लाई करवा दिया जाए, लैम्डा लैम्डा, याद है ना लैम्डा यूज करते हैं, तो लैम्डा और लैम्डा मल्टीप्लाई होकर यहाँ भी क्या आ जाएगा? यानी सारे के सारे टर्म की पावर 2 के बराबर है, और जब 2 के बराबर होगा तो इसे क्या बोलेंगे? होमोजेनियस। मतलब ऊपर भी 2 है और नीचे भी 2 है, तो इसे क्या बोला जाएगा? होमोजेनियस। फिर यहाँ पर, और होमोजेनियस को सॉल्व करने की ट्रिक बताओ, होमोजेनियस को सॉल्व करने की ट्रिक क्या? वेरी गुड। अगर मैं y बाय एक्स को v के बराबर मान लेता हूं तो y किसके बराबर होगा? vx के। और जब y vx के बराबर होगा तो आप इसे करोगे डिफरेंशिएट, और डिफरेंशिएट करने पर रिजल्ट आएगा dy बाई dx इक्वल टू, मान लो v का कर दिया, अगले वाला छोड़ दिया, कौन सा रूल? कौन सा रूल? प्रोडक्ट रूल। पहले वाले का किया, अगला छोड़ दिया, फिर अगले वाले का किया, पहला छोड़ दिया। आप dy बाई dx की वैल्यू क्वेश्चन में यहां डालोगे और y की वैल्यू vx जहां जहां y गिवन है वहां डालोगे। ऐसा करने के बाद आपके क्वेश्चन से क्या गायब होगा? पहले हमने y गायब कर दिया vx डाल करके, और बाद में क्या गायब हो जाएगा? x गायब हो जाएगा। राइट वाले पार्ट से सारा x गायब हो जाएगा। सारा क्वेश्चन किसकी फॉर्म में आएगा? v की फॉर्म में। आप सारे v को इकट्ठा करके अलग अलग कर देना, जैसे आप वेरिएबल सेपरेबल में अलग करते हो, यहां भी अलग अलग कर देना, और अलग अलग करने के बाद आराम से सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पर डिफरेंशियल तो यही है, बाकी इंटीग्रेशन वीक होगा तो दिक्कत तो आएगी इसमें, पर डिफरेंशियल वाला पार्ट तो इतनी। ये तो मैंने अलजेब्रा की बात की, पर मैथमेटिक्स के और भी 4 फंक्शन हैं, इनवर्स, लॉग, ट्रिगो, एक्सपोनेंशियल। होमोजेनियस में आप इसको देखते ही पहचान लोगे। बताओ जरा पहचान क्या थी? अगर मान लो इनवर्स आया तो कभी भी इनवर्स ऐसा आएगा ही नहीं, आएगा ही किस फॉर्म में?
या तो गिवन होगा साइन इनवर्स एक्स बाय वाई, या क्या गिवन होगा वाई बाय एक्स गिवन होगा। क्लियर यहाँ पर? लॉग वाला भी कभी लॉग वाई या लॉग एक्स नहीं आएगा, ये भी किस फॉर्म में गिवन होगा, लॉग वाई बाय एक्स की फॉर्म में, या कैसे गिवन होगा। ज्यादा ट्रिकी होगा तो आपको सीधा सीधा ये ना दे करके प्रॉपर्टी लगा के ऐसे देगा, आप पहले इसे कन्वर्ट कर लेना इसके अंदर। समझ गए बात? अगर क्वेश्चन y बाय एक्स की फॉर्म में आएगा, अगर क्वेश्चन y बाय एक्स की फॉर्म में आएगा तो हमें निकालना क्या होगा, dy बाय dx की dx बाय dy। पर अगर क्वेश्चन x बाय y की फॉर्म में होगा तो क्या निकालना होगा, dx बाय dy। और x बाय y को v मान करके आगे सॉल्व कर ले जैसे अभी कर रहे थे। क्लियर यहाँ? तो डिफरेंशियल में ये दो टाइप हमने किए ठीक से। भी स्पेशल वाला समझाया कि जहां पर ना लगे वेरिएबल सेपरेबल, जहां पर ना लगे होमोजेनस, तो सारे वेरिएबल को इकट्ठा करो। ये क्वेश्चन है। हाँ बताओ जरा, इस क्वेश्चन में क्या वेरिएबल सेपरेबल लग सकता है? अगर मैं dx को यहाँ भेज दूं, अगर मैं dx को इसके साथ भेज दूं, तो क्या y अलग हो पाएगा? नहीं। tan है, फिर उसके बाद ब्रैकेट में x प्लस वाई, फॉर्मूला खुलेगा, फॉर्मूला खुलने के बाद बीच में प्लस आएगा, नीचे माइनस आएगा, अलग अलग नहीं कर सकते। क्लियर यहाँ पर? वेरिएबल सेपरेबल तो वैसे ही मना हो गया। बताना होमोजीनस है, देखते बता सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन होमोजीनस का होता तो tan के साथ या तो y बाय एक्स आता या क्या आता। बात समझ गए? वो भी नहीं आ रहा, मतलब ये होमोजीनस भी नहीं हो। क्लियर यहाँ पर? लीनियर कराया नहीं था पर लीनियर नहीं है, अभी आपको खुद समझ में आ जाएगा। आप बस ये बताओ कि अगर मान लो कि वेरिएबल सेपरेबल नहीं लग रहा, होमोजीनस नहीं लग रहा, लीनियर नहीं लग रहा, तो लास्ट में क्या बचेगा? और स्पेशल वाला बोलेगा कि आप सारे वेरिएबल को इकट्ठा करो, एक साथ मतलब एक साथ लेकर के किसी थर्ड वेरिएबल से रिप्लेस कर। तो आप जरा बताओ कि यहाँ पर वेरिएबल राइट हैंड साइड पर क्या है, एक साथ एक्स प्लस वाई। तो आप एक्स प्लस वाई को यू मान लो, टी मान लो, वी मान लो, जो मर्जी मान लो, और उसके बाद सॉल्व कर लो बिल्कुल वैसे ही जैसे होमोजीनस सॉल्व किया। मतलब ये जो हमने टी माना इसको यहां डालो, और ये जो हमने डी बाई डी एक्स की वैल्यू निकाली इसको यहां डालो। जब ये सारे काम आप कर दोगे तो ऐसा रिजल्ट आएगा। आएगा। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना सबसे पहले डी बाई डी एक्स या डी टी बाई डी एक्स निकाल लिया करो। पता नहीं इसका डी टी बाई डी एक्स क्या निकल के आएगा। वन को शिफ्ट करना पड़ेगा और क्या आ जाएगा, टेन टी प्लस वन या वन प्लस टेन टी। उसके बाद dt और dx का इस बार ब्रेकअप करा देना। और आप बताओ जब ब्रेकअप करा दोगे इन दोनों का और dx यहां से यहां चला जाएगा तो उसे कौन पसंद नहीं आएगा? पूरा वन प्लस टेन टी पसंद नहीं आएगा, वो कहां चला जाएगा? dt के पास। और dt अपॉन में वन प्लस टेन टी इक्वल टू dx होगा, इंटीग्रेट करके सॉल्व करना, आंसर आता है। ले रहे हैं पक्का? बस इतना। अब आगे अब अच्छा, तीन हो गए वेरिएबल सेपरेबल, देखते समझ में आएगा। होमोजेनस की पहचान बता दी, एल्जेब्रा में पावर, और बाकी सब में वाई बाय एक्स या एक्स बाय वाई। और स्पेशल वाले में कोई तरीका ना समझ में आए तो पूरे वेरिएबल को क्या मान लेना है, टी मान। डन। लास्ट बचा लीनियर। अभी सर मैंने लीनियर के बारे में ये समझाया कि लीनियर के टाइप दो तरह के आएंगे पेपर में। पिछली बार पी वाला पार्ट हट गया था, इस बार दोबारा ऐड किया है। तो दो टाइप होंगे हमारे पास, एक dy बाई dx वाला होगा और एक dx बाई dy वाला होगा, जैसे हमने होमोजेनस में किया। क्या होगा, एक dy बाई dx वाला और एक क्या होगा, dx बाई dy वाला। क्लियर यहाँ पर? अब पेपर में ये तो नहीं आने वाला कि लीनियर का है या होमोजेनस का है, तो खुद पहचानना होगा। क्लियर है? ये जो भी मैं करवाने वाला हूं उसका सबका प्रूफ है, पर पहले मैं आपको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से करवाता हूं कि पेपर में क्या करके आना है। क्लियर यहाँ पर? दो चार क्वेश्चन हो जाए उसके बाद आपको समझ में आ जाए कि हाँ कुछ बातें निकालनी है, कुछ उसके बाद सॉल्व करना है। जब ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी तो इसके पीछे का लॉजिक भी आपको समझा दूंगा। आप लोगों ने स्कूल में किया होगा तो आपने पढ़ा होगा आईएफ के बारे में, इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बारे में। वो कहां से आया, उसका क्या लेना देना डिफरेंशियल के साथ, लीनियर के साथ, ये सारी बातें कवर करेंगे। पर पहले मैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाना चाहता हूं ताकि आपको मतलब कॉन्सेप्ट से कॉम्प्लेक्स ना लगे। ठीक है ना? पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आसान है, कॉन्सेप्ट के हिसाब से थोड़ा सा अजीब। शुरू करें? चलो, पहले दो टाइप लिखी सबने। अगर लिखी तो हम पहले वाला टाइप करने जा रहे हैं, ए वाला टाइप।
व्हेन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, पहले तो आप मुझे ये बता दो, हाँ जी पहले तो आप मुझे ये बता दो सब के सब जितने भी डिफरेंशियल इक्वेशन है सॉल्व कर, फॉर्म वाला नहीं, सॉल्व वाला, चाहे वो वेरिएबल सेपरेबल हो चाहे होमोजेनियस हो, हर बार dy बाई डी एक्स यानी फर्स्ट ऑर्डर दे रखा है, या आपके पास सेकंड ऑर्डर भी आया, थर्ड ऑर्डर भी आया, फोर्थ ऑर्डर भी आया, आपने अब तक क्या सॉल्व किया? फर्स्ट ऑर्डर। यानी कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफरेंशियल टर्म कैसी आएगी, समझते हो ना? डिफरेंशियल टर्म dy बाई डी एक्स, टी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी क्यूब वाई अपॉन में डी एक्स क्यूब। तो आप बताओ अच्छा डिफरेंशियल टर्म कैसी हो, सारे क्वेश्चन में कैसी है? डी वाई बाई डी एक्स, यहां पर भी होगा डी वाई बाई डी एक्स, तो यहां पर यानी एक टर्म हमारे पास कौन सी होगी? डी वाई बाई डी एक्स। और सारा खेल है तीन टर्म्स का। अगर आप क्वेश्चन को तीन टुकड़ों में डिवाइड कर पाए, तीन पार्ट्स में ब्रेक कर पाए, तो ये डिफरेंशियल बन पाएगा, नहीं तो डिफरेंशियल नहीं होगा, फिर कोई और होगा। तो पहला क्या है, पहला क्या होना चाहिए? डी वाई बाई डी एक्स होना चाहिए। ऑब्वियसली लीनियर तो पार क्या होगी? 1। साथ में y की एक टर्म होनी चाहिए जिसकी पावर क्या होगी? लीनियर है ना, तो y की पावर क्या होगी? 1। एक टर्म dy बाई डी एक्स है, एक टर्म y वाली है, और तीसरी एक और टर्म है, उसके बारे में भी बाद में बात करते हैं। पर पहले आप ये समझ लो कि जब लीनियर का क्वेश्चन आएगा, किसका? जैसे होमोजेनियस की पहचान बता दी ना, क्या बताई? अलजेब्रा में पावर सेम हो और बाकियों में y बाई एक्स एक्स बाई वाई हो। ऐसे ही लीनियर में तीन पार्ट में ब्रेक होगा, जिसका पहला पार्ट हर बार क्या होगा? डी वाई बाई डी एक्स। दूसरा पार्ट क्या होगा? y जिसकी पावर क्या होगी? यानी अब समझ जाना, जहां पर y की पावर 1 से ज्यादा आ रही है, समझ जाओ कि वो लीनियर का नहीं है। तो यहां पर और एक टर्म और होगी जिसको हम q बोलेंगे, और y के साथ कुछ भी आएगा, चाहे वो नंबर हो चाहे कोई फंक्शन हो, उसे हम p बोलेंगे। यहां पर तो आप एक बार दोबारा बता दो, तीन टुकड़े करने हमें क्वेश्चन के, पहला पार्ट क्या होगा? लीनियर का ध्यान रखते हुए y की पावर क्या होगी? 1। और राइट साइड पर एक टर्म आएगी जिसका नाम हमने क्या रख दिया? तो p क्या होगा? y1 के साथ, y की पावर 1 के साथ आने वाले नंबर को या टर्म को हम क्या बोलेंगे? p बोले। समझ आ रही है बात? पक्का? तो तीन टुकड़े करने, और तीन टुकड़े करने के बाद दो टुकड़े एक साइड और एक टुकड़ा एक साइड, यानी डी वाई बाई डी एक्स और y वाला पार्ट एक तरफ रहेगा और q वाला पार्ट दूसरी तरफ। अगर आपने कुछ भी अलग किया तो साइन का फर्क पड़ेगा, और साइन के फर्क से ऑब्वियसली सारा क्वेश्चन फिर गलत हो जाएगा। तो बेटर होगा आप ये भी याद रखो कि तीन में से दो टर्म एक तरफ होगी और दूसरी टर्म क्यू वाले पार्ट एक तरफ। क्लियर है यहाँ पर? अब हमें क्वेश्चन को देख करके पहले तो P को आइडेंटिफाई करना है कि P क्या होगा, और इसके बाद Q को आइडेंटिफाई करना है कि Q क्या होगा। क्लियर यहाँ पर? P का भी इंटीग्रेशन होगा और Q का भी इंटीग्रेशन होगा, तब जाके आंसर आएगा। इसको सॉल्व नहीं करना, नहीं, सॉल्व अलग से कुछ करना है। तो एक बार किसका इंटीग्रेशन करना है? P का, और एक बार किसका करना है? Q का। आप बच्चे जब P का इंटीग्रेशन करोगे तो ये P का इंटीग्रेशन कहां होगा? तो E की पावर में होगा। कहां होगा? और ये बन जाएगा हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसे बोलेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सर अभी समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, बट अभी समझना भी नहीं, बस अभी सुन क्या बोला मैंने। तीन पार्ट्स में एक P होगा एक Q होगा, इंटीग्रेट दोनों को करना है। पहला इंटीग्रेशन किसका होगा? P का। पहला किसका होगा? और जब आप P का इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन कहां चल रहा होगा? E की पावर में। कहां चल रहा होगा? E की पावर में। और इसी को कहा जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सबसे पहले यही निकालना होगा। आई बात समझ? क्या निकालना होगा? IF यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और कैसे? तो P का इंटीग्रेशन E की पावर में कर। ठीक, इतनी बात याद हो जाएगी। याद अभी नहीं होगी तो करते करते याद हो जाएगी। अब सीधा सीधा, इसका कोई काम नहीं है, इसका कोई लेना देना नहीं है। अब सीधा सीधा सॉल्यूशन निकालना है IF निकालने के बाद। पहले तो हम इसी को सॉल्व करते थे ना कि भाई y अलग हो जाएगा, x अलग जाएगा, फिर उसके बाद जो भी है लेट वेट करना। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं। यहाँ सीधा कहा जा रहा है कि आप भैया देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लो पहले, और इसके बाद सॉल्यूशन में किसका इंटीग्रेशन बच गया आप करना। तो आप उसमें q का इंटीग्रेशन करते हैं।
और जब क्यू का इंटीग्रेशन कर दोगे तो आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा और सॉल्यूशन y के टर्म्स में आएगा। याद है ना कि जनरल सॉल्यूशन हमेशा किसकी फॉर्म में आता है, y की फॉर्म में आता है। डन। अब IF का काम क्या था, तो बच्चे ये IF वाला पार्ट इधर भी मल्टीप्लाई होगा और इधर भी मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई करने के बाद आप इसे क्या करोगे, इंटीग्रेट। समझी बात? पक्का? एक बार दो बार सुनने में हो सकता है थोड़ा अजीब लगे, पर वैसे करते करते आपको आ जाएगा और ये आसान भी होगा, क्योंकि इसमें दिमाग लगाना ही नहीं है। इसमें 3 टर्म अलग कर दी, पी ढूंढा, क्यू ढूंढा, पी को इंटीग्रेट करके निकाल लिया IF, और क्यू को इंटीग्रेट करके क्या निकाल लिया हमने, सोल्यूशन। क्लियर यहां पर हर सोल्यूशन y की फॉर्म में होता है, तो आप वहां पे लिखोगे q और यहां क्या लिखोगे y। पर IF का रोल क्या है, वो IF कहां मल्टीप्लाई होगा, दोनों साइड। कहां मल्टीप्लाई होगा? लॉजिक ये सब नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ, वो लॉजिक नहीं है, लॉजिक अभी समझा दूंगा। पर आप बस मुझे इतना बताओ, रट्टा मारने वाला काम, याद करने वाला काम कितना हो जाएगा? एक बार दोबारा, कोई भी क्वेश्चन जो वेरिएबल सेपरेबल से नहीं हो रहा, जो होमोजीनियस से नहीं हो रहा, वो लीनियर से सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। स्पेशल का एक ही क्वेश्चन है, बहुत रेयर होगा स्पेशल, बहुत रेयर आएगा। यानी मेन अपने पास कौन कौन से हैं, वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस और लीनियर, बस। क्लियर यहाँ पर? अब अगर बात करें लीनियर की, तो मैंने क्या बोला, लीनियर में पहले तो 3 टुकड़े कर देना। पहला टुकड़ा क्या होगा, डीवा बाई dx, बस उसके साथ में कुछ भी नहीं। क्लियर यहां पर? सिर्फ डीवा बाई dx। अगला पार्ट क्या होगा, y जिसकी पावर क्या होनी चाहिए, लीनियर है तो y की पावर क्या होगी, 1। और राइट साइड वाले को क्या बोलेंगे, तो इसका मतलब y1 के साथ वाले नंबर को क्या बोलेंगे, p। समझे बात? तो डीवा बाई dx आ रहा है, पी वाई आ रहा है और क्यू आ रहा है, 2 टर्म्स एक तरफ, एक टर्म दूसरी तरफ। यहां तक ठीक है? अब ये बताओ कि सॉल्व करने के लिए 2 चीजों का इंटीग्रेशन करना है, किसका इंटीग्रेशन करना है, एक p का, एक q का। जब आप p का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या निकल के आएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और जब मैं q का इंटीग्रेशन करूंगा तब क्या निकल के आएगा, सॉल्यूशन। पर ये बताओ हर सॉल्यूशन किसकी फॉर्म में होता है, y की फॉर्म में। तो इधर y आएगा, वहां पर q का इंटीग्रेशन हो रहा होगा। पर IF का रोल क्या है आंसर में, तो आपको IF को दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है। यहाँ कुछ नहीं करना होगा, ये पड़ा रहेगा, पर यहाँ q से पहले मल्टीप्लाई करो और उसके बाद क्या कर दो, इंटीग्रेट। मतलब बात समझ आई? पक्का? चलो ठीक है, ये नोट कर लो, ये काम आएगा अभी, ये नोट कर लो। अब सीधा क्वेश्चंस पर आते हैं। पहले 4-5 क्वेश्चन करवा दो, या 3-4 क्वेश्चंस कर लेते हैं पहले, फिर इसके पीछे का लॉजिक समझा। फ्राइडे को आप डाउट्स लेकर के आओगे, जितने डाउट्स होंगे उस हिसाब से हम देख लेंगे। अगर मान लो डाउट्स कम हुए तो मैं LPP उस दिन शुरू करा दूंगा, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम चैप्टर है लास्ट, तो उस दिन करा दूंगा। अभी तो बहुत कुछ बाकी, वेक्टर मतलब मैं भी कह रहा हूँ कि छोटा सा चैप्टर है हमारा, तो वो जल्दी करा दूंगा। अगर मान लो आपके डाउट्स कम हुए तो फ्राइडे की क्लास में LPP स्टार्ट होगा, मंडे खत्म हो जाएगा। अगर डाउट बहुत ज्यादा हुए तो मंडे स्टार्ट करेंगे और वेडनेसडे खत्म हो जाएगा। ठीक, उसके बाद 3 चैप्टर बाकी रहेंगे, वेक्टर, 3D और आपका प्रोग्राम। वेक्टर में टाइम लगेगा कि वेक्टर का कॉन्सेप्ट थोड़ा ज्यादा है, और 3D का पार्ट बहुत छोटा कर दिया है, उसके अंदर खाली लाइन है, प्लेन वाला पार्ट हटा दिया। पर फिर भी 4 क्लासेस मान के चलनी पड़ेगी लाइन वाली। तो अभी 5 तारीख को आप टेस्ट दोगे, 12 तारीख को दिवाली है। नहीं, दिवाली पर तो वो डिसाइड करेंगे हम 11 तारीख को, पर वैसे 11 तारीख को छोटी दिवाली है, उस दिन छुट्टी कर सकते हो, आप उस दिन आ जाना। उस दिन तो मैनेज कर लोगे ना, उस दिन तो कोई पूजा भी नहीं होती है। हाँ, सैटरडे। नहीं तो 12 को मैं कैंसिल कर दूंगा, अगर 11 को आ जाओगे तो। ठीक है ना, ऐसे कर। तो 11 को छुट्टी करनी है आप लोगों ने स्कूल। अच्छा, जिनकी नहीं है, जिनकी नहीं है वो छुट्टी कर, ठीक है। चलो 5 को, यानी भी आने वाले में AOI और डिफरेंशियल का ही टेस्ट है, पूरा डिफरेंशियल आएगा और AOI आएगा, 12.5 नंबर है 30 में से। चलो, नहीं नहीं, बिना ग्राफ, बिना ग्राफ। चलो भाई, कर लिया नोट।
कर लिया नोट? हाँ जी, क्वेश्चन लिखो पहला। जिनके प्री बोर्ड है ना दिसंबर के फर्स्ट वीक में, बच्चे प्रोवैब का ना आधा हो जाएगा, मतलब 2 टॉपिक हो जाएंगे बड़े बड़े, कंडीशनल छोटा है और बेस बड़ा है, वो हो जाएगा। पर एक टॉपिक और है, ठीक है ना? अभी मैं इंडिपेंडेंट वगैरह सब बोलूंगा, आपको समझ में नहीं आएगा, तो आप ये समझ के चलो कि एक टॉपिक बचेगा। तो वो एक टॉपिक बस नहीं हो पाएगा आपके 4 तारीख तक, जिनका 4 को बोर्ड है या 2 को बोर्ड है, वहां तक नहीं हो पाएगा। बाकी नवंबर में थोड़ी एक्स्ट्रा क्लास संडे संडे को लेकर के खत्म हो जाएगा सिलेबस आपका इसी नवंबर के अंदर, ठीक है? पहले बता रहा हूँ 2 दिन लगेंगे हमें एलपीपी के अंदर, लाइन के अंदर लगेंगे 4 दिन, ठीक है ना? वेक्टर वाले पार्ट में कुछ कह नहीं सकता क्योंकि आपके ऊपर डिपेंड करता है वो पार्ट। जैसे बेसिक वाले में 2 क्लासेस लगती है, पर कई बार डाउट लेते लेते 3 क्लासेस हो जाती है। फिर एक टॉपिक आता है डॉट प्रोडक्ट का और एक आता है क्रॉस का। डॉट वाला 3 क्लासेस का है क्योंकि उसमें क्वेश्चन आते हैं, क्रॉस वाले में उतना खास भी नहीं है। वो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, साइन थीटा, बस ये सब चीजें निकालनी होती है। तो क्रॉस में 2 क्लासेस, डॉट में लगती है 3 क्लासेस, बेसिक में लगती है 3 क्लासेस, तो टोटल मिला के 8 क्लासेस का चैप्टर है वो, ठीक है ना? बाकी डिपेंड करेगा आपके ऊपर, आप कितना समझ पा रहे हो, कितना डाउट्स लेकर के आ रहे हो, कितना प्रैक्टिस कर रहे हो, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। डाउट ज्यादा होंगे तो एक आध क्लास और लगेगी। इसलिए संडे वाली क्लासेस थोड़ी एक्सटेंड करें, 2 घंटे ले ली, कभी कभी 2.5 घंटे ले ली, मतलब इसी महीने बस ये होगा, ठीक है ना? चलो, और अगले महीने से रेगुलर कर देंगे 1.5 घंटा। आपको ना बच्चे, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, अगले महीने से प्री बोर्ड स्टार्ट होंगे ना आपके, तो प्री बोर्ड स्टार्ट होने के बाद के टाइमिंग जो होंगे आपके, वो आधा दिन ही होगा। ज्यादातर स्कूल का तो यही है कि 12 बजे तक छुट्टी हो जाती है, 12 बजे 1 बजे छुट्टी हो जाएगी आप। तो उसके जैसे MWF की क्लासेस है हमारी 5 से 6:30 बजे, 6:30 से 8 बजे, वो अपना रूटीन पर चलेंगी। TTS में आपको दोपहर को आना पड़ेगा। टाइम अभी बता देता हूँ, 2 से 3:30, टाइम 2 से 3:30 होगा, क्लियर यहाँ पर? तो ये टाइमिंग्स होंगी। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे भी होंगे और TTS भी होंगे। तो आपके 6 दिन क्लासेस चलेंगी, संडे टेस्ट हुआ करेगा, जिससे आप इजिली सारा चैप्टर 2 महीने में आराम से रिवाइज कर, सॉरी, सारा सिलेबस 2-2.5 महीने में आराम से रिवाइज कर पाओगे। मतलब यही होता है कि 15 फेब तक हो जाता है, तो ये काम हम निपटा लेंगे, ठीक? और अभी जोर दे ही रहे हैं, AOI वाला चैप्टर, डिफरेंशियल वाला चैप्टर अभी जोर दे ही रहे हैं। तो सेकंड बुक में टाइम जब रिवीजन करेंगे तो दोबारा कम लगेगा, जितना ध्यान अभी दोगे उतना कम टाइम हमें लगने वाला है। तो आराम से 2-2.5 महीने बहुत होते हैं, इसमें तसल्ली से रिवीजन होती है। तो आप क्रैश कोर्स समझ के दोबारा पढ़ाई शुरू कर सकते हो, पर अभी ध्यान दोगे तो आगे वाले में टाइम कम लगेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जितने टेस्ट अभी प्रिपेयर कर सकते हो ठीक से करते जाओ, सेकंड बुक, आगे वाला बर्डन कम होता जाएगा, ठीक है? चलो, क्वेश्चन नंबर 1 पर आते, पहला क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है फाइंड जनरल सॉल्यूशन फॉर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। पहला पार्ट, dy/dx प्लस 3y इक्वल टू e की पावर -2x, dy/dx प्लस 3y इक्वल टू e की पावर -2x, क्लियर है? अब आप पहले मुझे बताओ कि क्या ये ऑलरेडी अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ रहा है? 3 पार्ट है, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट। पहला पार्ट क्या होना चाहिए था? dy/dx। दूसरा पार्ट क्या होना चाहिए था? y की पावर 1, और तीसरे पार्ट में वहां पर सामने q होगा, तो y की पावर 1 वाले को क्या बोलेंगे? p बोलेंगे, क्लियर यहाँ पर? तो आप यहाँ पर लेट करोगे, लेट p इक्वल टू 3 एंड q इक्वल टू e की पावर -2x, p इक्वल टू 3 एंड q की पावर e की पावर, सॉरी, q इक्वल टू e की पावर -2x। डन। अब बताओ सीधा सीधा क्या निकालना है पहले हमें, जिसमें किसका इंटीग्रेशन होगा? और क्या ये नॉर्मल इंटीग्रेशन होगा या बेस में कुछ और आएगा? ये IF इसलिए लिख रहा हूं ताकि मुझे सॉल्यूशन में दोबारा पूरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर ना लिखना पड़े, IF से काम चल जाए मेरा। e की पावर में p का आपको फॉर्मूला लिखना होगा, e की पावर में p का इंटीग्रेशन करना है,
यानी 3 का इंटीग्रेशन करना है। आप बताओ 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा। पर अगर मान लो कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिसमें e की पावर में ऊपर 2x आए नीचे 1 + x² आए, तो आपको पता है क्या करना होता है। बोलो ना, नीचे x² है ऊपर उसका डिफरेंशिएशन है, क्या करोगे। 1 + x² को t मानोगे तो क्या गायब होगा। तो आप कभी भी ये वाला पार्ट यहां सॉल्व करके नहीं दिखाओगे, आप हमेशा इसके लिए यहां बॉक्स बना देना, सॉल्व करके आंसर निकालना और वो आंसर सीधा यहां प्लेस कर देना। टी वाले पार्ट को यहां क्वेश्चन में सॉल्व मत करना, साइड में सॉल्व करके आंसर निकालना और आंसर को यहां प्लेस करना है बस। ले रहे हैं यहां पर। अब सीधा लिखोगे सॉल्यूशन, और बच्चे सॉल्यूशन क्या होगा तो आपको बताया मैंने, क्यू का इंटीग्रेशन होगा और रिजल्ट किसके बराबर होगा, y के बराबर, पर मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, IF के साथ करना। चल थोड़ा समझा देना अगले क्वेश्चन। ठीक है, चल यही है। आप बताओ बच्चे इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसके बराबर है, e की पावर 3x के बराबर है। तो यहां पर भी लिखोगे q यानी e की पावर -2x मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, ये c पहले क्यों आ रहा है वो भी समझा दूंगा, बस आप लिखते चलो। बताओ यहां पर दोनों को मल्टीप्लाई करें, बेसिस सेम तो पावर ऐड करें पर क्या बचेगा, और e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, सबसे आसान ये है e की पावर x, और साथ में यहां आ जाएगा y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, e की पावर x को डिवाइड कर दोगे e की पावर 3x के साथ, और यहां पर आ जाएगा c अपॉन में कितना, e की पावर में 3x। बात समझ आ रही है। y ही निकालना है हर बार, आप बेसिस सेम पावर क्या करोगे, माइनस या प्लस, तो यहां बचेगा -2x, और यहां पर कुछ भी नहीं है माइनस करने के लिए, तो पूरा ऊपर ही ले जाना, और जब ऊपर ले जाओगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ये हमारा जनरल सॉल्यूशन क्या होगा। तो y निकालना है हर बार, जितना जितना मर्जी अजीब इसके साथ गिवन हो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, हमारा काम है क्या निकालना, y निकालना। मैं कह रहा हूँ किसी को कोई दिक्कत हो तो पहले पूछ लो, क्योंकि ये बेसिक सा क्वेश्चन था, अगर यहाँ दिक्कत आ रही तो आगे वाले नहीं कर पाओगे, इसलिए पहले ये पूछ लो। निकाल सब में आंसर मैंने देखा है इसलिए बता रहा हूँ, y निकालना है। हाँ जी, समझ आ गया। एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। बताना जरा, लीनियर जब होगा तो कितने पार्ट से ब्रेक होगा क्वेश्चन, 3 पार्ट। पहला पार्ट, अगले वाला y1, y की बार 1, साथ वाले को क्या बोलेंगे p, और राइट वाले को क्या बोलेंगे। तो पहले p बताना है, q बताना है, और इंटीग्रेशन खाली किसका करना है, p का और q का। p के इंटीग्रेशन को क्या बोला जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्लियर यहाँ पर क्या बोलेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्लियर यहाँ पर। और ये इंटीग्रेशन p का कहाँ होगा, तो e की पावर में होगा। और इसके बाद जब सॉल्यूशन निकालना होगा तो हर सॉल्यूशन y की फॉर्म में होता है। अब देखो मैंने आंसर भी y की फॉर्म में छोड़ा है, हर सॉल्यूशन y की फॉर्म में होता है। तो लेफ्ट में y आएगा और राइट में क्या आएगा, किसका इंटीग्रेशन, लेफ्ट, हाँ लेफ्ट में y आएगा, राइट में इंटीग्रेशन किसका होगा, तो q का होगा। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर का रोल क्या था कि आप दोनों तरफ क्या कर दो, उसे मल्टीप्लाई। एक बात याद रखना, c पहले से जोड़ा होगा, बाद में नहीं जोड़ना, c स्टार्टिंग से सॉल्यूशन में जोड़ा होगा। कहां से है बता दो। क्लियर यहाँ पर, चलो आगे बढ़ो। अब आते बच्चे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन लिखो, dy by dx प्लस y by x इक्वल टू x प्लस 1। स्टार्ट करें। पहले बताओ कि क्या ये लीनियर है, क्या हमारे पास 3 पार्ट्स आ रहे हैं, 3 पार्ट तो आ रहे हैं, चेक करो एक बार। एक है dy by dx, और एक है y की पावर 1 जिसके साथ क्या आ रहा है, ले यहाँ पर। इसका मतलब p और q कहा किससे जा रहा है, तो बच्चे p और q फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x को कहा जा रहा है। किसको कहा जा रहा है, यानी y के साथ जो भी फंक्शन x का दे रखा होगा उसको p बोलेंगे, और राइट में जो बचेगा x वाला पार्ट उसको क्या बोलेंगे, q बोलेंगे।
तो जरा बताओ, आप यहाँ पर p किसको डिफाइन करोगे? p क्या होगा? 1/x होगा, और q क्या होगा? y के साथ वाले को p बोलेंगे और इसे क्या बोलेंगे? q बोलेंगे। क्लियर है? अच्छा एक बात और, अगर यहाँ माइनस होता तो मैं यहाँ पर -1/x लिख, साइन के साथ, y के साथ जो टर्म आ रही है सारा p साइन के साथ। बढ़े आगे। अब आप बताओ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है पहले हमें। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए किसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा? बिल्कुल, इसकी पावर 2 है, अगले के पार न्यूमरेटर में y की पावर 1 है, नहीं हो पाएगा। हाँ जी, 1/x का इंटीग्रेशन निकालना है हमें। और आप बताओ 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? बस एक बात जो आपको समझनी है वो क्या, जरा सुनो ध्यान से। ये बात मैंने आपको समझाई थी वैसे, थोड़ी देर के लिए मान लो इक्वल t है जो e की पावर log x के बराबर है। ठीक, अगर मैं दोनों साइड का log लेता हूं तो log t किसके बराबर हुआ? log a की पावर b में क्या होता है? t आगे आता है, और log a वाला पार्ट साइड में एज इट इज रह जाता है। log e किसके बराबर है? 1 के। और 1 और किसके बराबर होता है? log e 1 के बराबर है, और log के साथ और कौन सा नंबर 1 के बराबर है? 10। फिलहाल अभी log e क्या है? 1। log e क्या है? log से log कट गया, और t की वैल्यू क्या आ गई? समझे बात? यानी अगर कभी क्वेश्चन e और log में आ जाए तो e और log की बचपन से दुश्मनी है। e और log एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, और कैंसिल करने के बाद बचेगा क्या? मॉड x। पर आप मॉड x नहीं लिखोगे, आप क्या लिखोगे? x क्या लिखोगे? और पेपर में गलती से भी से कैंसिल करके मत दिखाना, लॉजिक है इसके पीछे, ये रहा पूरा लॉजिक। तो पेपर में कैंसिल मत करना, बस सीधा ये लिख देना, ये पेपर में शो नहीं करना, ये आपके समझने के लिए बताया मैंने। सीधा लिख देना कि सॉल्व करने पर रिजल्ट क्या आएगा? x आएगा। पहले इतना नोट करो, और इसके अलावा तो थोड़ी देर कुछ दरवाजा बंद करो। हाँ जी, बड़े आगे। अब आप बताओ, जो सॉल्यूशन अगर निकालना हो तो सॉल्यूशन कैसे निकाला जाएगा? लेफ्ट में क्या आएगा? y। और राइट में किसका इंटीग्रेशन? पर दोनों पार्ट्स को मल्टीप्लाई किसके साथ करना है? IF के साथ। मैं कुछ मिस कर रहा हूं यहाँ पर, चेक करके बताना। प्लस कांस्टेंट आएगा, प्लस सी लगा होगा। डन। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्योंकि x आया तो आप लिखोगे y इंटू एक्स। एक बार q देख के बताओ, q क्वेश्चन में क्या दे रखा है? इंटू में x, और x स्क्वायर और x का मल्टीप्लीकेशन क्या बन जाएगा? आपको बस x क्यूब का इंटीग्रेशन करना है, क्या हो जाएगा? x की पावर 4/4 प्लस में c। यानी अगर y निकाल लिया जाए तो y का रिजल्ट सॉल्व करने पर आ जाएगा x क्यूब डिवाइडेड बाय क्या? और c अपॉन में x होगा। अगले स्टेप में लिख देना, एक मिनट। अब यहाँ ऐसे करके लिख देता हूँ। अगले स्टेप में लिख देना x क्यूब अपॉन में 4, और इसे लिख देना c इंटू एक्स की पावर -1। पक्का बात समझ आ रही है? सॉल्व करने का तरीका क्लियर है? ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सी वाला पार्ट फोटो भेज दूंगा, सी वाला पार्ट होमवर्क होगा। पहले बताओ, पहले बताओ कि हाँ यहाँ पर इस वाले पार्ट में, इस वाले क्वेश्चन में 3 पार्ट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? आ रहे हैं। पर प्रॉब्लम है, क्या पढ़ा था स्टैंडर्ड फॉर्म में? पहली टर्म क्या होगी? सिर्फ dy/dx, सिर्फ। पर क्या आ रहा है एक्स्ट्रा?
आप बताओ क्या? हाँ मतलब भाई कॉमन लेना है, या डिवाइड कर दो दोनों साइड को किसके साथ, cos स्क्वायर x के साथ। तो पहला काम यही है, dy बाई dx को फ्री करना, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय cos स्क्वायर x। पहला पार्ट भी डिवाइड होगा, अगले वाला पार्ट भी डिवाइड होगा, और उसके बाद वाला पार्ट भी डिवाइड होगा। डन, ये कैंसिल हुआ। अब बच्चे स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, बस आपको इतना बताना है कि y के साथ क्या गिवन है, और 1 बाय cos का रेसिप्रोकेशन कर दोगे तो cos का उल्टा करने पर वो क्या बन जाता है, तो वो सीकेंड पर यहां भी लिख देना और सीकेंड पर अगले वाले स्टेप के अंदर भी लिख देना। समझ आ रहे हैं? मेरे आप बताओ पी और क्यू के इस क्वेश्चन में, अब तो हो जाएगा। वेरी गुड। पी की वैल्यू है सीकेंड स्क्वायर एक्स, वाई के साथ जो भी होगा सब पी है, और क्यू टेन एक्स इंटू में सीकेंड स्क्वायर एक्स। सबसे पहले जिसका क्या निकालना होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और वो किसके इंटीग्रेशन से आएगा, पी का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ई की पावर में, यानी सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे ई की पावर में, और सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो सॉल्व करने पर रिजल्ट आएगा ई की पावर में 10x। या डन, आया ना? अब अच्छा सॉल्यूशन निकालना है, आप बताओ सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करना होगा, इस तरफ क्या आएगा y, और इधर किसका इंटीग्रेशन, यानी 10x और सीकेंड स्क्वायर x का, और मल्टीप्लाई किसके साथ कर देना है। अच्छा फॉर्मूला लिखा मैंने, ये पेपर में फॉर्मूला जरूर लिख करके आना। y इंटू ई रेज टू द पावर 10x इक्वल टू 10x इंटू में सीकेंड स्क्वायर x, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू आई है ई की पावर 10x इंटू में dx। अब आप मुझे देख करके बताओ, इस वाले पार्ट में ज्यादातर सब्स्टिट्यूशन लगेगा, आप देख करके बताओ कि क्या किसी को लेट करने से कुछ गायब हो सकता है, क्या कोई डिफरेंशिएशन है किसी का, इसको मेन इक्वेशन माफ कर लेते, हाँ बोलो बोलो। एक बार दोबारा, अगर हम 10x को t मान लेंगे तो 10x को t मानने के बाद उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर, और सीकेंड स्क्वायर क्वेश्चन में आ रहा है, मतलब dx के साथ ये वाला पार्ट बदल के क्या लिखा जाएगा, dt लिखा जाएगा, और हमने t माना किसको है, तो 10x के बदले t आएगा, और e की पावर में भी क्या आएगा, समझे बात? अब आप बताओ अगर दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में हो और सब्स्टिट्यूशन ना लगे तो क्या बचता है, बाय पार्ट, और बाय पार्ट का रूल था कि पहले आइलेट के हिसाब से अरेंज करो, किसके